ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उनमें संकुचन हो जाता है। इसकी वजह से बीपी शूट करता है। मॉर्निंग में भी जाएं तो ढंग से अपने आप को रेडी करके सर्दी से बचने के लिए। लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज ग्रुप है, उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। फेशियल, आर्म या स्पीच, इनमें एकदम कोई चेंज आना कुछ सेकंड्स के बाद ही या बहुत लेस देन 1 सेकंड या लेस देन 20 मिनट्स के बाद ही ब्रेन की सेल्स का इररिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाता है। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में स्ट्रोक का खतरा है और इस संख्या में पिछले 17 वर्षों में 50% की वृद्धि हुई है। स्ट्रोक पूरे विश्व में मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है और डिसेबिलिटी का तीसरा बड़ा कारण है। दुनिया में करीब 101 मिलियन लोग स्ट्रोक के दुष्प्रभावों के साथ जी रहे हैं और ये संख्या भी पिछले 30 सालों में 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है। द लैंसेट में पब्लिश एक स्टडी जो ICMR के कोलैबोरेशन में की गई थी, उसके अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, स्ट्रोक से 2050 तक प्रति वर्ष लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्ट्रोक से विश्व में प्रति वर्ष करीब 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 50 लाख परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में होने वाले स्ट्रोक का मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर है। बेशक ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ें तो इन सब में एक बात है जो कॉमन है, वो ये कि स्ट्रोक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है। WHO के अनुसार स्ट्रोक से होने वाली 10 डेथ में से 4 को बचाया जा सकता है अगर उनका BP रेगुलेट कर लिया जाए, और 65 वर्ष से कम उम्र में स्ट्रोक से होने वाली डेथ्स में 2/3 यानी 66% का संबंध स्मोकिंग या धूम्रपान से होता है। इसके मायने हुए कि धूम्रपान छोड़ देने से स्ट्रोक से बचा जा सकता है। स्ट्रोक क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका निदान और उपचार किस तरह किया जाता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल। आप जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हैं। सर, आपका यूडेमोनी क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, स्ट्रोक के बहुत सारे फैक्ट्स का जिक्र भी हमने किया, तो ये जो स्ट्रोक है आखिर ये होता क्या है? ये तो बात फैक्ट्स थे, तो होता क्या है? स्ट्रोक जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में या जनरल पब्लिक पैरालिसिस या फालिश, लकवा, डिफरेंट नामों से जानते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेन अटैक भी कहते हैं। लाइक हार्ट अटैक जो हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन अटैक ब्रेन को अटैक करता है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो ब्रेन सेल्स का डैमेज होने की वजह से हो रहा है। ब्रेन सेल्स का डैमेज के कारण या तो वहाँ की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए उसमें ब्लड सप्लाई में, या फिर वहाँ से ब्लड का लीकेज हो जाए, उसकी वजह से वो सेल्स को डैमेज करे। इन दोनों वजहों से जो सेल्स को डैमेज होने की वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको हम स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। जी सर, जैसे हम अभी रिकॉर्डिंग सर्दियों में कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि सर्दियों में स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा कीर्ति जी आपने। विंटर सीजन में कंपेयर टू समर स्ट्रोक के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके जो स्टडीज की गई हैं उनमें 2-3 रीजन निकल के आते हैं। सबसे एक प्रमुख कारण जो है कि सर्दियों में या बिकॉज ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उनमें संकुचन हो जाता है। इसकी वजह से बीपी शूट करता है और बीपी शूट करने की वजह से, बीपी का बढ़ने की वजह से क्लॉट आना या ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है, जो एक टेस्टेड फिजियोलॉजिकल रीजन है। सेकंड रीजन जो स्टडीज के अलावा भी पता चलता है कि सर्दियों के टाइम पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कम होने की वजह से भी ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और प्रमोट होता है और ये स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा कारण जो हमें लगता है कि हमारा डाइटरी चेंज, कि हम सर्दियों में खाने पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देते हैं, या अपने इंडियंस में घी वाली चीजें हैं, आप ये सब बहुत ज्यादा लेते हैं, लड्डू, गजक और ये सब कुछ चीजें बहुत अच्छा ढंग से खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है, बीपी या शुगर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है इन सब में। ये सब भी स्ट्रोक या ब्रेन अटैक को बढ़ाने में सर्दियों के टाइम पे स्पेशली हेल्प करते हैं। जी, तो ये जैसे आपने बोला कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो जो संकुचित हो जाती हैं, तो इसमें ये भी है क्या कि जैसे कई लोग मॉर्निंग में जो वॉक के लिए निकलते हैं तब ज्यादा उससे भी कुछ हो सकता है क्या इसका कनेक्शन? स्पेशली जब सर्दी का लाइक नाइट में यूजुअली देखा जाता है, सर्दी के टाइम पे नाइट में जो स्ट्रोक होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज के बढ़ जाते हैं, बिकॉज नाइट में सर्दी काफी कोल्ड एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हो जाता है।
इसलिए हमको अपने आप को सर्दी से बचाव के लिए प्रॉपर ढंग से जो कपड़े पहनकर या ओढ़ने के लिए जो ओढ़ कर ढंग से मॉर्निंग में भी जाएं तो ढंग से अपने आप को रेडी करके सर्दी से बचने के लिए निकलें, जिससे अपने को सर्दी का एक्सपोजर, कोल्ड का एक्सपोजर कम हो और जो वैसो कॉन्ट्रैक्शन जो मैं बता रहा हूँ वो कम होने के चांसेस रहें। सर, तो जैसे स्ट्रोक है, इसके लिए आपने बोला है सर्दी, मगर क्या इसमें एज ग्रुप और जेंडर का भी कुछ फर्क पड़ता है? पहले कीर्ति जी बोला जाता था कि स्ट्रोक या पैरालिसिस जो होता है यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप का बीमारी है, लाइक 60-70 साल की एज के बाद होता है। बट आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से या बीपी शुगर का बढ़ने की वजह से ये देखा गया है कि यंगर एज ग्रुप में भी मिलता है। डिफरेंट एज ग्रुप्स में स्ट्रोक के कारण डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक ओल्डर एज ग्रुप में या 60-70 इयर्स की बाद ब्लड प्रेशर या शुगर का होना या और कुछ कार्डियक बीमारी का होना, ये सब होता है। यंगर एज ग्रुप में स्ट्रोक के कारण डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें से कि कार्डियक बीमारी जिनको रिमेटिक हार्ट डिजीज जिनको बोलते हैं, वाल्व की बीमारी जो होती है कार्डियक, वो बहुत कॉमन समस्या होती है यंगर एज ग्रुप में, जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। इवन चिल्ड्रंस में भी जो लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज ग्रुप है, उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। कई बार बच्चों में ट्रॉमा की वजह से या फिर एक मोला बीमारी होती है जो बहुत कॉमन होती है बच्चों में, या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो हाँ, ये सही है कि स्ट्रोक ओल्डर एज ग्रुप में ज्यादा होता है, बट यंगर एज ग्रुप में भी आज की डेट में बहुत कॉमन ये बीमारी मिलती है। कारण डिफरेंट हो सकते हैं, बट हाँ काफी कॉमन है। सर, जैसे आजकल अभी आपने कहा यंग एज में बढ़ रहा है, तो यंग एज के लोगों में आजकल डिप्रेशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो क्या डिप्रेशन से भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, एज सच अगर बात करें तो डिप्रेशन का डायरेक्टली स्ट्रोक से कोई रिलेशन नहीं होता है, बट डिप्रेस लोगों में अगर फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से या लॉन्ग अलूफ होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है, और स्ट्रेस हर चीज को थोड़ा आजकल बढ़ाने का काम करता है स्ट्रोक को भी। तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी कैन से कि हाँ, डिप्रेस लोगों में उसके होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। सर, स्ट्रोक की जो बेसिक बातें तो बहुत हो गई, अब बेसिक यही आता है सवाल कि किसी व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में कुछ बताइए। स्ट्रोक के लक्षण जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, उनके बारे में यदि बात करें तो हमेशा स्ट्रोक में सडन चेंज होगा। सडन या एक्यूट मतलब कुछ सेकंड्स या मिनट्स या घंटों के अंदर ही चेंज हो जाएगा। यदि सडन चेंज हो रहा है, सडन चेंज में अगर तो बोलने में दिक्कत या तुतलाहट होना, किसी हाथ या पैर में कमजोरी होना, किसी एक साइड के हाथ या पैर में कमजोरी होना, चलने में बैलेंस का नहीं बनना, या हाथ या पैर में सूनापन होना, सडन दिखाई देने में दिक्कत होना, या डबल दिखना, या एकदम से चक्कर आना, एकदम से बेहोश हो जाना, या एकदम से अचानक से बहुत सीवियर हेडेक का होना, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। जो सबअरेक्नोइड हेमरेज होता है, एक स्ट्रोक का वैरायटी है, उसमें या ब्रेन हेमरेज वाले पेशेंट्स को भी या कुछ लोगों सर्वाइकल डिसेक्शन वाले पेशेंट्स को भी केवल हेडेक लेके प्रेजेंट करते हैं। बाकी सिम्टम्स बाद में डेवलप करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हेडेक से होता है। बट ये सब सडन या एक्यूट होगा। अगर क्रॉनिकली किसी को हेडेक चल रहा है तो यूजुअली वो स्ट्रोक का सिम्टम्स नहीं होता है। हाँ, उसमें यदि एक्यूटली कुछ चेंज हुआ हेडेक के पैटर्न में पहले से, तो वो एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है जी। इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये सब चेंज सडन या एक्यूट लेकिन कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स में चेंज हो रहे हैं। अगर बहुत स्लोली डेवलप हो रहे हैं या कुछ महीनों में डेवलप हो रहे हैं तो बहुत अनलाइकली है कि यदि उनको वो स्ट्रोक होगा। जैसे अभी आपने बताया कि बैलेंस की प्रॉब्लम है या विजन में प्रॉब्लम है, तो यही मैं सोच रही थी कि विजन में प्रॉब्लम तो आंखों की वजह से भी हो सकती है, पर वो स्लो होगी और स्ट्रोक वाला जो है वो सडन होगा। सडन या एक्यूट कुछ मिनट्स, सेकंड्स या घंटों में वो डेवलप हो जाएगा। जी सर, एक फास्ट निमोनिक भी सुनाई देता है अक्सर स्ट्रोक से रिलेटेड, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा पूछा कीर्ति जी। फास्ट एक बहुत सिंपल तरीका है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फास्ट के 4 कंपोनेंट हैं, FAST। सो F से फेशियल या चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी आना, जो F से। इसके बाद A से आर्म या हाथ में या पैर में कमजोरी का आ जाना। S से स्पीच, आवाज में तुतलाहट होना है, आवाज में खटखटाहट होना है, बोलने में कठिनाई होना। और T से टाइम,
फेशियल, आर्म या स्पीच, इनमें एकदम कोई चेंज आना, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट ये तीनों स्पेशली बहुत कॉमनली होते हैं, इसलिए फास्ट डेवलप किया गया। और तीसरे टाइम इसलिए कि टाइम में जो गोल्डन टाइम होता है कि जितना जल्दी हम स्ट्रोक को पिकअप करेंगे, जितना जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना ही ब्रेन की रिकवरी के चांसेस अच्छे होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ सेकंड्स के बाद ही या बहुत लेस देन 1 सेकंड या लेस देन 20 मिनट्स के बाद ही ब्रेन की सेल्स का इरिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाता है। और ब्रेन की सेल्स की उतनी अच्छी रिकवरी पावर नहीं होती है जितनी बाकी ऑर्गन्स की होती है, इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड स्टार्ट इसका ट्रीटमेंट विद इन टाइम। So fast facial, arm, speech and within time. सिम्टम्स आपने शुरू में बता दिए थे ये सारी चीजें, पर मुझे लगा ये फास्ट क्या है, ये मुझे कभी ध्यान आ रहा था, ये वही हैं जो आप पहले बता चुके थे, बट उसमें जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज और सिंपल हो सकती है, बी फास्ट, BEFAST जी, बी से बैलेंस और ई से आई, मतलब बैलेंस में एकदम चेंज होता ना, आई में विजन में चेंज होता ना, बी फास्ट, बैलेंस, आई, फेशियल, आर्म, स्पीच, विद इन टाइम। ये आपने उसमें और ऐड कर दिया जी। सर क्या स्ट्रोक भी अलग अलग तरीके का है, जैसे अभी आप बता रहे हैं? स्ट्रोक बेसिकली 3 तरह का हम लोग मानते हैं, एक इस्चेमिक, एक हेमरेजिक और एक तीसरा TIA। तो इस्चेमिक हेमरेज जैसे कि हमने स्ट्रोक को डिफाइन किया था, यदि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई ब्लॉकेज हो जाए या क्लॉट हो जाए जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा हो, तो ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और बाकी सबकी सप्लाई नहीं होगी, वो एक कॉमन कारण होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। लगभग 85% केसेस में स्ट्रोक का रीजन ये इस्चेमिक स्ट्रोक रहता है। सेकेंड रीजन रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जिसको हम कहते हैं। उसमें ब्रेन के जो सेल्स के अराउंड जो वेसल्स हैं वहां से किसी भी वजह से ब्लड लीक कर जाता है, जो कॉमनली हाइपरटेंसिव, बहुत सबसे कॉमन हाइपरटेंशन रहता है उनका कारण, उनकी वजह से जब लीकेज हुआ तो ब्रेन की सेल्स को डैमेज हुआ, ये हेमरेजिक स्ट्रोक। और तीसरा हम बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इसमें होता है कि जैसा कि नाम से ही है, ट्रांजिएंट, बहुत कम समय के लिए, इस्चेमिक, ब्लड सप्लाई का अवरुद्ध होना, अटैक, ब्रेन अटैक। तो ब्लड सप्लाई यदि कुछ टाइम के लिए अवरुद्ध हुई, बाद में खुद ही रिस्टोर हो गई। यूजुअली ये अराउंड 5% से भी कम केसेज स्ट्रोक में इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, इसमें किसी भी साइड में कमजोरी या जो स्ट्रोक के सिम्टम्स है वो कुछ समय के लिए आएंगे और वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। बट इन लोगों को ऐसा दोबारा होने के चांसेस या बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस नेक्स्ट 30 डेज 1 मंथ में बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए यदि किसी को ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के सिम्टम्स यदि आ रहे हैं तो हमको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, जिससे वो आगे बड़े स्ट्रोक में, लार्ज स्ट्रोक में डेवलप ना हो और आगे डिसेबिलिटी ना हो। ब्लड प्रेशर का होना, हाइपरटेंशन। नंबर 2 डायबिटीज, शुगर। नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। नंबर 4 ओबेसिटी। नंबर 5 फिजिकल इनएक्टिविटी। नंबर 6 स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक या अदर ड्रग यूज। उन लोगों को साथ में लिपिड अगर बढ़े हुए हों, एक आजकल न्यू इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए अवेलेबल होते हैं, बट रिकवरी डेफिनेटली होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी को स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचा सके। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, हम जल्द ही उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।